देखो ये स्टोरेज क्लासेस, ये भी वही टॉपिक है जो सी वाली क्लास में था अपने। यहाँ हम देखो, मैं पढ़ता हूँ इसको। A storage class defines the scope or visibility and lifetime of a variable and functions within a C++ program। मतलब ये क्या कर रहा है कि कोई भी एक वेरिएबल है या कोई फंक्शन है, वो कौन से, मतलब उसका स्कोप या विजिबिलिटी कहाँ कहाँ वो शो हो रहा है। दूसरा क्या बोलते हैं इसको, हाँ, कि भाई उसकी विजिबिलिटी कहाँ तक है उस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, आया क्या समझ में? नहीं सर, अच्छे से। देखो हम बताते हैं, हम लोग जैसे लोकल स्टोर भी करते हैं, ग्लोबल भी स्टोरेज करते हैं ना, जैसे हमने पहले पढ़ा था, ये उसी हिसाब से। लेकिन वो स्टोर कहाँ हो रहा है, कि किस तरीके से स्टोर हो रहा है और कौन सा एक्शन उस पर परफॉर्म होगा, ये वाली चीज हमको तभी पता चलेगी जब हम इसको डिफाइन करते हैं या इनसे पढ़ेंगे, तो अपने को ये चीज पता चलेगी। तो इसमें ये चीज लिखी हुई है, स्टोरेज क्लास डिफाइंस द स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल और फंक्शन विद इन C++ का प्रोग्राम। जिसकी स्कोप और उसका लाइफ टाइम ये बताता है कि सपोज हमने तो कुछ ग्लोबल के अंदर डाल दिया और उसमें वैल्यू भी डाल दी, तो ग्लोबल वाला एक्शन कहाँ कहाँ परफॉर्म हो रहा है और वो कहाँ तक जा रहा है, ये अपने को बताएगा वो। ठीक है, दीज स्पेसिफायर प्रीसीड द टाइप दैट दे मॉडिफाई। देयर आर फॉलोइंग स्टोरेज क्लासेस which can be used in a C++ program। फर्स्ट है ऑटो, मतलब जो हम वैल्यू वगैरह जो भी स्टोर कर रहे हैं ना, ये वैसे ऑटो तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट भी रहता है। द ऑटो स्टोरेज क्लास इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर ऑल लोकल वेरिएबल। जितने भी लोकल वेरिएबल होते हैं उन सबके लिए डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑटो ही होता है। ठीक है, ठीक है सर। अब आया द रजिस्टर स्टोरेज क्लास। The register storage class is used to define local variable that should be stored in a register instead of RAM। अब जब पहले RAM की जगह, अभी तो जब हम अब सारे सिस्टम में अपने RAM यूज होती है, पहले RAM की जगह रजिस्टर यूज होते थे, और रजिस्टर बहुत ही छोटे छोटे होते थे और काफी सारे होते थे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा चीजें होगी उतने ज्यादा रजिस्टर लिखेंगे हम, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास में तो पहले जो हम लोकल वेरिएबल डालते थे उनको कहाँ स्टोर करते थे, रजिस्टर के अंदर। ठीक है, this means that the variable has a maximum size equal to the register size। रजिस्टर का साइज क्या होता था, यूजुअली वन वर्ड, सिंगल वर्ड का, and can't have the unary operator applied to it as it does not have a memory location की और लोकेशन इसके पास होती नहीं थी, तो इसमें ऐड या इनके लिए यूनरी ऑपरेटर यूज नहीं होता था। इसको कैसे यूज करते थे कि आगे रजिस्टर लिखते थे और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते थे, तो ये रजिस्टर स्टोरेज क्लास हो जाता था। ये देखो यहाँ और भी चीज लिखी है, द रजिस्टर शुड ओनली बी यूज फॉर वेरिएबल्स दैट रिक्वायर क्विक एक्सेस सच एज काउंटर। It should also be noted that defining register does not mean that the variable will be stored in a register। It means that it might be stored in a register depending on hardware implementation restriction। मतलब अब ऐसा नहीं है कि आज रैम आ गई तो आप रजिस्टर क्लास, इस रजिस्टर को स्टोरेज क्लास को आप अप्लाई करते हो तो ये फिर लगेगा ही नहीं, नहीं, ये अपने कंपोनेंट के अकॉर्डिंग यूज हो जाएगा। इसके लिए ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि इसमें रजिस्टर होना ही चाहिए। इसके बाद में अपने पास आता है the static storage class। The static storage class instructs the compiler to keep a local variable in existence during the lifetime of the program instead of creating and destroying it each time it comes into and goes out of scope। अब ये क्या कर रहा है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, उस रन में सपोज ये प्रोग्राम है, हमने इसको यहाँ से रन करा, जब कंपाइलर ने इसको रीड किया तो कोई एक यहाँ वेरिएबल फंक्शन जो भी हम बोले कि यहाँ कुछ आ जाता है ऊपर में, फिर वो नीचे जाएगा। अब क्या हुआ, उसने खाली रीड किया इसको और नहीं किया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उसने रीड करके छोड़ दिया, फिर यहाँ देखा कि उसका कुछ यूज हो रहा है तो उसने उसको फिर से एक्टिव किया, फिर उसको यूज किया, फिर उसको अनएक्टिव कर दिया, फिर आगे चला, फिर आगे भी अगर ऐसे की सिचुएशन आई तो अगेन उसने फिर से उसको एक्टिव किया, फिर यूज किया, फिर उसको अनएक्टिव कर दिया। तो ऐसे इसमें फिर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। स्टैटिक से क्या होता है
कि अगर कोई वेरिएबल, कोई फंक्शन, कुछ भी मिले, एक बार वो जब वो पढ़ने में आ गया तो वो एक्टिव है हमेशा, कभी भी उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता तब तक। वही चीज यहाँ लिख रही है, देखो मैं पढ़ता हूँ इसको फिर से। The static storage class instructs the compiler to keep a local variable in existence during the lifetime of the program. Instead of, अब वो क्या करता था, creating and destroying it each time it comes into and goes out of scope. आगे चीज समझ में? हाँ सर। Therefore, making local variables static allows them to maintain their values between function calls. कि static बना लेते हो तो आप उनके बीच में values को maintain कर सकते हो कि change ना हो. The static modifier may also be applied to the global variables. When this is done, it causes that variable's scope to be restricted to the file in which it is declared. मतलब अगर आप globally डाल दोगे इसको, ग्लोबल जैसे बाहर में, फंक्शन के बाहर में ही डाल दोगे, तो ये उस पूरी फाइल के लिए स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है ना, पूरी फाइल में फिर ये चेंज नहीं होगा. इन C++, when static is used on a class data member, it causes only one copy of that member to be shared by all objects of its class. मतलब एक ही कॉपी बनती है फिर उसकी, जो कि क्लास के सारे ऑब्जेक्ट के साथ शेयर होती है. अब यहाँ हम एक प्रोग्राम देख रहे हैं, इस प्रोग्राम में हमने हेडर फाइल लगाई है, एक फंक्शन को डिक्लेयर करा है कि ये फंक्शन यूज होगा और इसको यहाँ डिफाइन कर रखा है, ये पूरा हमारा फंक्शन है. इसके बाद में हमने यहाँ ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया एक स्टैटिक वाले को, स्टैटिक इंट काउंट इक्वल 10, मेन में आ गए. अब आया वाइल काउंट माइनस माइनस फंक, मतलब ये वाला फंक्शन अप्लाई हो जाए, और रिटर्न 0. तो जब ये काउंट माइनस माइनस आया, ये इसमें गया, काउंट की वैल्यू 10 है, ठीक है. काउंट माइनस माइनस का मतलब है काउंट इक्वल काउंट माइनस 1, ये है इसका मतलब. तो काउंट इक्वल काउंट माइनस 1 का मतलब स्टार्टिंग में क्या हो गया, काउंट माइनस 1, 10 माइनस 1, तो ये हो गया काउंट की वैल्यू 9. और फिर इधर वाला प्रोग्राम आ गया कि स्टैटिक इंट i इक्वल 5, जो हमने इस फंक्शन में लोकल डाला है, इसके बाद इस i को हमने इंक्रीमेंट किया है, फिर हमने अब स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट, सॉरी स्टैंडर्ड आउटपुट ये इसमें इनपुट नहीं है, तो हमने स्टैंडर्ड और सी आउट आई इज, और इसको यहाँ क्लोज कर दिया और इसके आगे प्रिंट कर दिया आई को, ठीक है. फिर यहाँ इधर में एंड काउंट इज, फिर इसके बाद में एंड काउंट इज आएगा और फिर प्रिंट हो जाएगा काउंट. फिर ये स्टैंडर्ड एंड लाइन, ये चीज आई है. यहाँ क्या हुआ देखो, आई इज 6, जो 5 से था वो इंक्रीमेंट हो रहा था, और जो 10 से था वो डिक्रीमेंट हो रहा था, माइनस हो रहा था काउंट. तो आई इज 6 एंड काउंट इज 9. फिर इस 6 से कहां तक चल रहा है 15 तक, और ये 9 से कहां तक चल रहा है 0 तक. आगे चीज समझ में? हाँ सर, ऊपर वाले स्टैंडर्ड के बाद क्यों लगे हुए हैं? कहाँ पे? लास्ट लाइन. लास्ट लाइन इसमें ये, हाँ इसके बाद कोलन, ये इसमें लगा रखा है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा रखा है, ये होते हैं ना, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होते हैं. क्यों? क्योंकि जब आप स्टैटिक यूज कर रहे हो ना, तो ये स्टोरेज क्लास है, ये जो स्टैटिक है, हमने इसके लिए यूज कर रखे, स्टैटिक स्टोरेज क्लास के लिए यूज कर रखे ये यहाँ पे. अच्छा, तो उस पे कॉल बैक करते हैं. हाँ, अगर आप यहाँ यूज करते ना, यहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन जब, क्योंकि हमने देखो डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करके यूज का आना ये इस जगह, क्योंकि हमने ये भी तो स्टैटिक बना दिया ना, और फिर इसके अंदर पूरा फंक्शन प्रिंट हो रहा है, यहाँ कहीं भी नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ एक स्टोरेज क्लास हो गई है अपनी स्टैटिक. ठीक है, ठीक है सर. ओके, हम देखो आगे क्या है. अब आता है एक्सटर्न स्टोरेज क्लास. The external storage class is used to give a reference of a global variable that is visible to all the program files. When you use extern, the variable cannot be initialized, as all it does is point the variable name at a storage location that has been previously defined. अब storage, वो external storage class का मतलब ये होता है कि अगर आपको दो फाइलें, दो प्रोग्राम फाइल्स लिंक करनी है, तो आप एक्सटर्न स्टोरेज क्लास के साथ लिंक करोगे. ठीक है, जैसे देखो यहाँ फर्स्ट फाइल है, ये इस फाइल का नाम है मेन.
मेन नाम है और हमने क्या किया, हेडर फाइल लगाई int count और extern void write extern, ये हमने फंक्शन बनाया। फंक्शन यहाँ डिफाइन ही नहीं कर रखा, बस इस फंक्शन को यहाँ यूज ले रखा है और काउंट 5 कर रखा है। ये तो हो गया मेन फाइल। और हमने एक और फाइल बनाई, इस फाइल में क्या किया, ये एक्सटेंड काउंट लिया, void write extern, इस फंक्शन को यहाँ अप्लाई कर रखा है। तो देखो यहाँ भी एक्सटेंड लगा रखा है, अब हमने यहाँ देखो, अब ये एक्सटर्न स्टोरेज क्लास के लिए है। तो अब इससे ये फाइल लिंक हो गई है, ये देखो काउंट की वैल्यू 5 है, यहाँ से 5 आ रही है और फिर वो इधर आएगी, दिख रहा है। हाँ सर। Here extern keyword is being used to declare count in another file। और जब कंपाइल किया इसको, now this will produce write executable program, try to execute write and check the result as follows this, ये 5 आया राइट लिखने में, ठीक है ना। फिर इसमें एक छोटा सा दे रखा है म्यूटेबल स्टोरेज क्लासेस, ये क्या होता है देखो, a mutable specifier applies only to class objects which are discussed later in this tutorial। मतलब आगे जब हम ये पढ़ेंगे ना, ये वाली चीज, ये classes and object, तब हम ये पढ़ेंगे। It allows a member of an object to override constant member function, this is a mutable member cannot be modified constant member function।